अब देखो सेकेंड पार्ट शुरू हो गया समझो। फर्स्ट पार्ट में 11th का जो क्वेश्चन लिया था पॉइंट चार्जेस के लिए था, गॉस लॉ हो चुका था। अब गॉस लॉ के एप्लीकेशन थे चार्ज बॉडीज के लिए, पॉइंट चार्ज के लिए नहीं, चार्ज बॉडीज के लिए थे, तो वो हो गया अपना। अब समझो आगे का पार्ट ले रहे हैं कंडक्टर्स। नाउ व्हाट आर कंडक्टर्स, ये अपने को पता है, आप लोग भी जानते हैं। व्हाट आर कंडक्टर्स? कंडक्टर्स आर द मटेरियल और सब्सटेंस दैट अलाउज इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू देम। उसके अंदर से वो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने देंगे। और ऐसा क्यों? जैसे एग्जांपल ले रहे हैं, ये न्यूक्लियस है सपोज, ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट, ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है। इट इज लूजली बाउंडेड, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। कौन सा इलेक्ट्रॉन है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इट इज लूजली बाउंडेड, सो कंडक्टर कंटेन लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है पर रैंडम डायरेक्शन में है, ठीक है। तो these electrons are called free electrons। देखो फिर से, what are conductors? Conductors are the material or substance that allows electric current to flow through them। उनके अंदर से वो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकता। एग्जांपल्स ले लेते हैं, क्या है? मेटल्स, ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर। उसके बाद मतलब कंडक्टिविटी डिपेंड करेगी, सबसे बेस्ट कंडक्टर है सिल्वर, उसके बाद कॉपर। एल्यूमिनियम की कंडक्टिविटी उससे थोड़ी चेंज रहेगी, कम रहेगी, पर दे आर गुड कंडक्टर। ह्यूमन बॉडी, अपन भी अगर इलेक्ट्रिक सॉकेट में हाथ डालेंगे तो अपने को भी करंट लगेगा, हाँ, ग्राउंड को कनेक्टेड होना चाहिए, शॉक लगेगा। अपनी भी बॉडी कंडक्टर है। एनिमल बॉडी, इट इज ऑल्सो अ गुड कंडक्टर, ठीक है। तो ये सब गुड कंडक्टर्स है। तो व्हाट आर कंडक्टर्स? कंडक्टर्स आर द मटेरियल दैट अलाउज इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू देम। और ऐसा क्यों होता? Because they contain large number of free electrons. Why they contain large number of free electrons? Because the valence electron, the electron in outermost orbit, electron in outermost orbit is loosely bounded। इतना loosely bounded है कि रूम टेम्परेचर पे भी अगर थोड़ी भी एनर्जी मिली तो वो फ्री हो जाएगा, ठीक है। These free electrons can conduct electricity। तो ये अपना हुआ है, पहले 8, 9, 10 से ये पढ़ते आ रहे हैं, तो ये थोड़ा सा याद देखिए। These electrons are called free electrons, और इन्हीं की वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता। अब ज्यादा डिटेल में नहीं है, अपने को सिर्फ इतना याद रखना है। और यहाँ पे जब अपन सेल लगाएंगे, ये लगा दिया सेल, all the electron will drift in one direction, all the electrons will drift in one direction from negative terminal to positive terminal, और इसी को बोलते हैं करंट, ठीक है। तो ये हुआ है 8, 9, 10 में भी हुआ है, 11th में भी बताया मैंने, 12th में भी करंट इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखो। अब स्टैटिक चार्ज का क्या कंडक्टर पे इफेक्ट है वो देखते हैं। पहले ये देखो, चलो तो आगे चलते हैं। तो याद रखना, conductors are the material or substance that allow electric current to flow through them because they contain large number of free electrons। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से है? the valence electron और the electron in outermost orbit are loosely bounded, तो वो आराम से फ्री हो जाएंगे and they can move anywhere inside the conductor। कंडक्टर के अंदर ही मूव हो सकते हैं। जब अपन इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे यानी सेल लगाएंगे तो दे मूव फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में रहेंगे, पॉजिटिव टू नेगेटिव, बट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है तो दे विल मूव इन अपोजिट डायरेक्शन टू अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। एग्जांपल याद रखो, ह्यूमन बॉडी, एनिमल बॉडी और अर्थ भी बोल सकते हैं, एंड ऑल द मेटल्स दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पर अब देखो, अब अपन यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं, इसीलिए ज्यादा डिटेल में नहीं है मूविंग चार्जेस के बारे में। मूविंग चार्जेस के बारे में अपन ने कहाँ पढ़ा है? करंट इलेक्ट्रिसिटी में। अब अपन स्टैटिक चार्जेस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो कंडक्टर के ऊपर अगर अपन कौन से चार्ज डालेंगे? स्टैटिक चार्जेस। कौन से चार्ज डाल रहे हैं? स्टैटिक चार्जेस। उनका क्या इफेक्ट होगा वो देखना जरूरी है। सपोज दिस इज द मेटल स्फीयर। फर्स्ट पॉइंट याद रखना, मेटल स्फीयर सॉलिड भी चलता, हॉलो भी चलता। अभी सॉलिड ही लेते, तो जब उसमें चार्ज ऐड करेंगे तो याद रखना चार्ज सिर्फ सरफेस पे ही रहेंगे। चार्ज आर ओनली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस, अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं रहेगा।
इसीलिए अपन ने जब 11th में प्रॉपर्टीज लिया था इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस की, तो बोला था इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस कैन पास थ्रू इंसुलेटर बट दे कैन नॉट पास थ्रू कंडक्टर। तो याद रखना, ठीक है। तो ये हो गया, चार्ज खाली कहां रहेंगे, सरफेस पे। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रहेंगी जीरो, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। तो ये फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट याद रखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज जीरो। तो चार्ज खाली डिस्ट्रीब्यूट होंगे कहां, सरफेस पे। अगर सिर्फ सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हुए तो अंदर चार्ज नहीं है, अंदर चार्ज नहीं है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, जीरो। अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो। तो याद रखना, कोई भी शेप का कंडक्टर अगर लेंगे तो चार्ज खाली सरफेस पे ही डिस्ट्रीब्यूट होंगे एंड नॉट इन द कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड अ चार्ज कंडक्टर इज जीरो, ठीक है। सिर्फ सरफेस पे रहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड इज जीरो। देखो ये ध्यान, ठीक है। नाउ थर्ड पॉइंट, ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर रेगुलर शेप है जैसे स्फीयर है तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म रहेगा, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये भी 11th में हुआ है। और अगर इररेगुलर शेप है तो जहां पॉइंटेड है वहां चार्ज ज्यादा एक्यूमुलेट होगा और जहां नहीं है वहां थोड़ा दूर रहेगा, फिर यहां ज्यादा। तो चार्ज डेंसिटी इज नॉट यूनिफॉर्म। अगर शेप यूनिफॉर्म है तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे पूरे चार्ज, बट अगर इररेगुलर शेप है तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट यूनिफॉर्म, मतलब सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसमें सिग्मा ही लगेगा। 11th में बताया था, इसमें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी नहीं लगता, सिग्मा ही लगेगा। सिग्मा इज नॉट कांस्टेंट, ठीक है। मे बी कांस्टेंट अगर रेगुलर शेप है तो, बट इरेगुलर शेप है तो सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी इज नॉट कांस्टेंट। और ये याद रखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज जीरो। अच्छा, एक पॉइंट ये याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल का रिलेशन क्या था। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट। अभी डिराइव किया है अपन ने पहले यही चैप्टर में। तो अगर E की वैल्यू जीरो है तो dV अपॉन dr की वैल्यू जीरो। अगर डेरिवेटिव जीरो है मतलब E क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो ये एक पॉइंट लिख सकते हैं कि जहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो है अंदर, वहां अंदर पोटेंशियल क्या रहेगा, कांस्टेंट। यानी इंफिनिटी से यहां तक लाओ या यहां तक लाओ, वर्क डन रहेगा सेम। यहां वर्क क्यों नहीं करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से, इसीलिए वर्क नहीं करना पड़ेगा। और वर्क नहीं करना है तो पोटेंशियल यहां से यहां तक क्या रहेगा, कांस्टेंट सेम। सरफेस पे अगर पोटेंशियल 10 है तो यहां पे भी पोटेंशियल 10 रहेगा। पोटेंशियल की डेफिनेशन मालूम है ना, इंफिनिटी से वो चार्ज यहां लाना है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, उसके लिए जो वर्क करना पड़ेगा दैट इज पोटेंशियल। तो यहां तक लाओ या यहां तक लाओ, अब यहां से आगे जब लेके आएंगे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो है तो पोटेंशियल भी क्या होगा, कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो तो पोटेंशियल कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट, वर्क नहीं करना पड़ेगा, और वर्क नहीं करना पड़ रहा तो पोटेंशियल कांस्टेंट। यहां जितना है यहां उतना ही रहेगा। तो यहां से यहां तक यानी सरफेस से लेके सेंटर तक पोटेंशियल अंदर कहीं पे भी लेंगे तो रहेगा कांस्टेंट, पोटेंशियल इज कांस्टेंट। ये थोड़ा सा देख लो, स्टैटिक चार्जेस से गया नोट डाउन कर लो, ठीक है। नोट डाउन कर लिया, फिर से याद रखो, चार्ज मेटल में जब भी डालेंगे तो चार्ज विल ओनली रिमेन ऑन द सरफेस। अंदर चार्ज नहीं है, अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को जीरो डाला है मतलब पोटेंशियल अंदर क्या होगा, कांस्टेंट। तो यहां से यहां तक अंदर कहीं पे भी लेंगे तो पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। ये दो पॉइंट सरफेस पे है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो, पोटेंशियल कांस्टेंट। अगर रेगुलर शेप है तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म रहेगा, और अगर इरेगुलर शेप है तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म रहेगा। मींस एट एवरी पॉइंट सिग्मा इज नॉट कांस्टेंट, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज नॉट कांस्टेंट पर इरेगुलर शेप के लिए। अगर रेगुलर शेप है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट रहेगा, बट इरेगुलर शेप है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इज नॉट कांस्टेंट। एंड ये तो हो ही गया। और एक याद रखना कि अगर एकदम पास में है अपन, कोई भी शेप रहो, चाहे ये रहो चाहे ये रहो, एकदम पास में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सरफेस को परपेंडिकुलर ही रहेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सरफेस को क्या रहेगी, परपेंडिकुलर। इफ द पॉइंट इज वेरी क्लोज, इसमें तो ठीक है परपेंडिकुलर ही रहेंगी, बट अगर इरेगुलर शेप में भी पॉइंट P एकदम क्लोज है सरफेस के, इरेगुलर सरफेस के भी,
तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सरफेस को नॉर्मल ही रहेगी, अगर क्लोज है तो। ठीक है, तो ये कंडक्टर के बारे में याद रखना। 1 2 3 4 और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाला 0.5, वो सब याद रखना। अब देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, इसका मतलब क्या होता है वो समझ लेते हैं। देखो सपोज ये कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसपे अगर आजू बाजू में कोई चार्ज है तो उस पर इफेक्ट होगा, उसकी रीडिंग चेंज हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो ये समझो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही चल रहा, पर अपने को इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं गिनना, किसी और की गिन रहे, तो इस चार्ज का भी इफेक्ट आएगा इस इंस्ट्रूमेंट पे। तो अगर मैं ये चार्ज नहीं है, इस इंस्ट्रूमेंट को जैसे ये मेटल कंडक्टर में डाल दिया, मेटल शीट से कवर कर दिया, थिन शीट फॉइल से भी कवर कर सकते हैं, कैसे भी कवर करो, कवर कर दिया उसको पूरा। अब इस चार्ज की वजह से मेटल कंडक्टर, याद रखना लाइन ऑफ फोर्सेस यही रहेंगे, अंदर नहीं, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस चार्ज की वजह से क्या रहेंगी, 0। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। एक शील्ड बना दिया तो बाहर का जो चार्ज है उसकी वजह से इस डिवाइस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उसको मेटल कंटेनर के अंदर रखो या मेटल फॉइल से एक शीट जैसा बना देते, एक कंटेनर बना देते, मेटल फॉइल, एल्यूमिनियम फॉइल बोलो, मेटल फॉइल बोलो, उससे पूरा उसको कवर कर सकते हैं। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो नियर बाय चार्जेस है उसकी वजह से क्या रहेगी, 0। तो बाजू वाले चार्ज की वजह से इसकी रीडिंग में कोई फर्क नहीं आएगा। तो डेलिकेट डिवाइस है, थोड़ा भी अगर कोई दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई तो वो फ्लक्चुएशन चालू हो जाएंगे और उसकी रीडिंग चेंज हो जाएगी। तो अपन उसको इस मेटल कंडक्टर में रखेंगे, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इसीलिए देखना, ये समझ में आया ना? तो देखो फिर से, ये डिवाइस था और ये बाजू में दूसरा कोई चार्ज था, अनवांटेड चार्ज है जो नहीं चाहिए अपने को, पर है। तो अपन क्या करेंगे, इस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को एक मेटल कंडक्टर के अंदर रैप कर देंगे या अंदर रख देंगे, जैसे मेटल फॉइल से वो शीट बना सकते हैं, थिन मेटल फॉइल से। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0, मतलब इस चार्ज का इफेक्ट इसके अंदर नहीं है। अब इसके अंदर इफेक्ट नहीं है मतलब ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड से अफेक्ट नहीं होगा। समझ में आया? अब सुनना, लाइटनिंग हो रही सपोज, तो खुले में रहने की जगह आप लोग अगर कार में है तो कार में जाके बैठ जाइए। कार के अंदर अगर अपन है, अंदर से तो पूरा लाइनिंग रहती, मेटल नहीं रहता, अंदर से पूरा लाइनिंग रहती, पर बाहर से पूरा मेटल है। ठीक है, तो अगर आप अंदर है कार के और इस कार पे अगर बिजली गिरी तो बिजली यहाँ के थ्रू ग्राउंड में चली जाएगी, मेटल के थ्रू, शील्डिंग मेटल में से अंदर चली जाएंगे। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उस कंटेनर में कितनी रहेंगी, 0। तो इसीलिए अगर बिजली चमक रही और अगर आप बाहर खड़े हैं तो बाहर खड़े रहने से अच्छा आप कार में बैठ सकते हैं। क्यों कार में बैठ सकते हैं? क्योंकि कार का बाहर का जो सरफेस है वो मेटल का है, तो मेटल शील्डिंग अपने आजू बाजू में बन जाएगी। तो यहाँ अगर लाइटनिंग गिरी तो वो यहाँ से ग्राउंड के अंदर चली जाएंगी, अंदर चार्ज नहीं आएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी 0। तो ये याद रखना, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक एग्जांपल याद रखना, देख लो एक बार। ठीक है, इसको फैराडेस केज भी बोल सकते हैं। वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर का इफेक्ट नहीं आए इसलिए उसको फैराडेस केज भी बोल सकते हैं। या एमआरआई जो मशीन्स रहती जिसमें अपन एमआरआई स्कैन करते, बॉडी का स्कैन वगैरह होता, तो बाहर को जैसे उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही रहते, तो उस रूम को इस तरह बनाया जाता कि बाहर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बाहर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उस रूम के अंदर जो मशीन है उस पर इफेक्ट नहीं डाले। तो इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बोलते हैं, क्योंकि स्टैटिक चार्ज से बचा रहते हैं, इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से बचा रहता है, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्डिंग। कौन सी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्डिंग, यानी बाहर की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अंदर जो मशीन रखी हुई है रूम के उस पर इफेक्ट नहीं डालनी चाहिए। इसीलिए रूम को इस तरह बनाते हैं कि बाहर की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अंदर जो मशीन है उस पर इफेक्ट नहीं डाल सके। तो
यहाँ स्टैटिक चार्ज की शील्ड है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग या फैराडेज केज भी बोल सकते हैं। और ये है एमआरआई मशीन अंदर और बाहर रूम को ऐसा बनाया है कि बाहर की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का इफेक्ट इस पे नहीं है। इसीलिए याद रखो जब एमआरआई मशीन के लिए ले जाते हैं अपने को चेक करना है या कुछ करना है तो मेटल के सारे ऑब्जेक्ट्स निकलवा देते हैं, अंगूठी चेन या जो भी मेटल के ऑब्जेक्ट्स है वो हटाने पड़ते हैं। क्यों हटाने पड़ते हैं? क्योंकि वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, और अगर बाहर की इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड उसके साथ मिक्स हो गई तो रीडिंग में चेंज आएगा। इसीलिए रूम को इस तरह बनाते कि बाहर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अंदर नहीं आ सके, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्डिंग। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्डिंग। ये थोड़ा याद रखना, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग या फैराडेज केज और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्डिंग। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्ड बना दिया ताकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रूम में नहीं आ सके, बाहर हो। ठीक है, तो ये थोड़े से पॉइंट फिल इन द ब्लैंक वगैरह के लिए या जस्ट एक मार्क के लिए डेफिनेशन वगैरह के लिए याद रखना, नोट डाउन करो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्डिंग है क्या? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों वेव्स को ब्लॉक करना है। यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक, यहाँ सिर्फ स्टैटिक चार्ज है और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड से इसको ब्लॉक करना है, इसको प्रोटेक्ट करना है। तो ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग या फैराडेज केज, बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड को रोकने के लिए। और यहाँ एमआरआई मशीन में बाहर की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अंदर नहीं आने चाहिए, तो इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्डिंग, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्डिंग। ठीक है, देखो अब देखो इंसुलेटर्स, कंडक्टर्स हो गए, इंसुलेटर्स। अब ये अपने काम का है, कंडक्टर्स हो गए समझो, इंसुलेटर्स अपने काम का है। व्हाट आर इंसुलेटर्स? Insulators are the materials that do not allow electric current to flow through them. क्यों नहीं करेंगे? Because they contain no free electrons. The electrons are tightly bounded with the nucleus. तो एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है कंडक्टर के अंदर, एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सो फिर से सुनना, इंसुलेटर आर द मटेरियल और सब्सटेंस that will not allow the electric current to flow through it because they contain no free electrons, ठीक है? And the electrons are, because they are tightly bounded, electrons are tightly bounded with the nucleus, ठीक है? अब इसी को आगे बढ़ाएंगे। Dielectrics. What are dielectrics? Dielectrics are nothing but insulators. Dielectrics are nothing but insulator. अच्छा, इंसुलेटर का एग्जांपल बताने की जरूरत नहीं है, पर ठीक है, प्लास्टिक, वुड, पेपर, माइका, ये सब है इंसुलेटर्स। या और भी वुड, पेपर, प्लास्टिक, तो ये सब क्या है? इंसुलेटर्स। रबर, they all are insulators. So what are dielectric material? Dielectric materials are nothing but insulators. ठीक है, बट ये कैसे होता है वो अपन इसके बाद देखेंगे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, जैसे पॉजिटिव चार्ज प्लेट और ये नेगेटिव चार्ज, तो यहां क्या लगा दिया अपन ने? इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है? तो यहां क्या लगा दिया अपन ने? इलेक्ट्रिक फील्ड। जब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यानी इंसुलेटर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे, देखो फिर से बता दो, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जनरेट की? ठीक है, यहाँ मेटल प्लेट्स है दो, बैटरी बताने की कोई जरूरत नहीं है, पॉजिटिव चार्ज दिखा दी, नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। और यहाँ ये रख दिया अपन ने डाइलेक्ट्रिक स्लैब। डाइलेक्ट्रिक स्लैब मतलब क्या? आएगा स्लैब, इंसुलेटर का स्लैब। अच्छा, इंसुलेटर में एटम्स तो है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स है तो न्यूट्रल है, पर उसमें जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने नेगेटिव चार्ज है, और ये नेगेटिव चार्ज फ्री नहीं है, ठीक है? बट जब आप उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो वो ऐसा सेपरेशन होगा, नेगेटिव की तरफ पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव होता और नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन यानी पॉजिटिव की तरफ। तो मॉलिक्यूल्स के जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से स्ट्रेच हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? स्ट्रेच। और ये भी इलेक्ट्रिक डायपोल की तरह बिहेव करेंगे। ये न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज, सपोज ये इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज, ऐसे सेपरेट हो गए, थोड़ा दूर हो गए उनका सेंटर। ये न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज, तो
दे विल बिहेव लाइक अ इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। तो चार्ज अंदर भी स्टोर हो सकते हैं। तो याद रखना, जैसे अपन ने कंडक्टर में बताया चार्ज खाली कहां रहेंगे, सरफेस में, पर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में आप चार्ज अंदर भी स्टोर कर सकते हैं। So inside a charged conductor, electric field intensity is 0, but inside an insulator, electric field intensity is not 0 क्योंकि अंदर भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये याद रखना, इंसुलेटर में लिखना ये, तो याद रखो अंदर भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रिक डायपोल की तरह बिहेव करेंगे। दो टाइप के मॉलिक्यूल है वो बता दे अपन, पर ये भी याद रखो। तो ये देख लो एक बार, ठीक है। तो अब इसको डिटेल में लेंगे। ऐसे दो टाइप के अरेंजमेंट्स रहती है वो बताते गए। तो जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, ये जो मॉलिक्यूल थे वो स्ट्रेच हो गए, समझो पॉजिटिव न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और निगेटिव चार्ज इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, पॉजिटिव प्लेट की तरफ। तो वो स्ट्रेच हो गए, सेपरेट नहीं हुए, स्ट्रेच हुए। खाली स्ट्रेच होने की वजह से दे विल बिहेव लाइक अ इलेक्ट्रिक डायपोल। सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर कर रहे हैं। क्या स्टोर कर रहे हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो कंडक्टर में याद रखना अंदर चार्ज स्टोर नहीं होते, बट इंसुलेटर में अंदर भी चार्ज स्टोर होते, यानी पूरे बॉडी में चार्ज स्टोर होंगे, बाहर सरफेस में भी और अंदर भी। हेंस इनसाइड द इंसुलेटर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज नॉट 0, जबकि कंडक्टर में अंदर चार्ज स्टोर नहीं होते, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या थी? 0। तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल मतलब क्या? इंसुलेटर। जब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल काय के काम आएंगे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करने की। कैसे? तो जब आप उनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो वो भी इलेक्ट्रिक डायपोल बन जाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड के सेम डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव होगा, अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव। कब तक? जब तक ये फोर्स और उनका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बैलेंस नहीं हो जाते, तब तक वो स्ट्रेच होंगे, सेपरेट नहीं होंगे, स्ट्रेच हो रहे खाली। तो दे विल बिहेव लाइक इलेक्ट्रिक डायपोल, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ गई। अरे वर्क करना पड़ेगा ना स्ट्रेच करने में, स्ट्रेच करने में वर्क किया मतलब कौन सी एनर्जी आ गई? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो दो टाइप के डायपोल्स, सॉरी दो टाइप के डाइलेक्ट्रिक्स है वो बता पहले। तो याद रखो दे विल बिहेव लाइक अ इलेक्ट्रिक डायपोल, तो वो देखना है। और ये याद रखो इंसुलेटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज नॉट 0, द चार्ज आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस एंड आल्सो इन द होल वॉल्यूम, पूरे वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। तो जब यहां रखेंगे ऐसे रिड्यूस, इसको बोलते हैं पोलराइजेशन। पोल्स तैयार होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, पोलराइजेशन, ठीक है। देखो अब डिटेल में है पोलराइजेशन भी आगे, पर ये थोड़ा सा देखो एक बार। इंसुलेटर्स, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स आर नथिंग बट इंसुलेटर्स, दे आर यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये तरीके से। और ये याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड एन इंसुलेटर इज नॉट 0 बिकॉज़ चार्ज आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन होल वॉल्यूम। और यहाँ क्या हुआ है? पोलराइजेशन। तो ये डिटेल में ले रहे हैं पोलराइजेशन, यहाँ पे देख लो एक बार। दो टाइप के डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पोलर। अब देखो दो टाइप के डाइलेक्ट्रिक्स, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, उसमें समझना। पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के एग्जांपल है जैसे HCl, H2O, NH3 एक्सेट्रा। तो अब इसमें क्या हुआ? देखो सिंगल मॉलिक्यूल ले रहे हैं, इसका सिंगल मॉलिक्यूल। तो सिंगल मॉलिक्यूल में पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास और नेगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड नहीं होंगे, तो स्टार्टिंग से ही दे विल बिहेव लाइक अ इलेक्ट्रिक डायपोल, या फिर डायरेक्ट लिखते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज नॉट 0, इट इज बिहेविंग लाइक एन इलेक्ट्रिक डायपोल। द मॉलिक्यूल इज बिहेविंग लाइक एन इलेक्ट्रिक डायपोल, इसीलिए इसको बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल। पहले से पोल सेपरेट है, जैसे ये H, ये Cl या H2O, ये H, ये O और ये O, ठीक है। तो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज डज नॉट कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज, क्योंकि चार्ज जो है वो अनइवन है, जैसे Cl और H में, या यहाँ पे शेप देखो H2O के बीच में मॉलिक्यूल का, तो उसकी वजह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बराबर नहीं होने की वजह से सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज विल नॉट कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ देख लो पहले एग्जांपल लेंगे H2, N2 और O2
अब देखो यहां कैसे होगा, सेंटर एक सिंगल मॉलिक्यूल, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज, यही नेगेटिव चार्ज है। ऐसा इसलिए क्योंकि मॉलिक्यूल में देखो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दोनों तरफ यूनिफॉर्म है, तो शेप की वजह से और उनके इलेक्ट्रॉनिक या जो कॉन्फ़िगरेशन है उसकी वजह से। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज का सेंटर नेगेटिव चार्ज के सेंटर के साथ, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज जीरो, इट विल नॉट बिहेव लाइक अ इलेक्ट्रिक डायपोल, हेंस इट इज कॉल्ड नॉन पोलर मॉलिक्यूल। एक बार ये देख लो फिर आगे वापस समझो, ये नोट डाउन हो गए या नोट्स मिल ही गए हैं तो उसमें देख लो एक बार, ठीक है। तो अब ध्यान दो वापस से, यहां सुनना, पोलर मॉलिक्यूल, द सेंटर ऑफ mass of positive charge does not coincide with the center of mass of negative charge, example HCl, यहां देखो इलेक्ट्रॉन और यहां पॉजिटिव चार्ज अलग है और यहां अलग है, ठीक है, तो यहां ऐसे रहेगा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ठीक है। यहां H2O में देखो, सॉरी ये भूल गया, ये O है, ये H है, ये H, दो है ना H2O, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ये वाली डायरेक्शन में रहेगा। सो देखो यहां Cl में इलेक्ट्रॉन अलग है और प्रोटॉन अलग है, यहां प्रोटॉन अलग है, यहां इलेक्ट्रॉन अलग है, यहां एक इलेक्ट्रॉन है, यहां ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन के जो सेंटर है मैच नहीं होंगे, जैसे यहां है बैलेंस है, इधर H, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन बस, तो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज विल कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज, या सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज विल कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ मास ऑफ द नेगेटिव चार्ज, so they will not behave like an electric dipole, इसलिए वो नॉन पोलर है, पोल की तरह बिहेव नहीं कर रहे, जबकि ये पोलर मॉलिक्यूल है, सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज यानी प्रोटॉन्स does not coincide with the center of mass of negative charge, that is electron, so this will behave like an electric dipole, electric dipole moment is not zero, example ये याद है, यहाँ पे center of mass of positive charge that is proton coincide with the center of mass of negative charge that is electron, ठीक है, hence they will not behave like a electric dipole क्योंकि सेपरेशन नहीं है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, H2 N2 O2 कोई भी बना लो, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बनाना नहीं है क्योंकि क्या है जीरो, यहाँ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट नॉट जीरो है, तो इधर डायरेक्शन दिया है और इसकी डायरेक्शन इधर है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज कम है, डायरेक्शन देखो और इधर भी देखो, ठीक है, देख लो, पर दोनों भी डाइलेक्ट्रिक है, जब दोनों को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा वो देखते हैं, पहले इतना देख लेते हैं। अच्छा, नोट्स में और टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, टेक्स्ट बुक में से स्कैन किया जाएगा तो वहां खाली ये पॉजिटिव दिखाया है, नेगेटिव चार्ज यहाँ दिखाया नहीं है, तो आप लोगों ने वहां नेगेटिव चार्ज दिखाया है, पोलर मॉलिक्यूल में यहाँ पॉजिटिव दिखाया है पर यहाँ नेगेटिव नहीं दिखाया है, वो ध्यान में नहीं आया, टेक्स्ट बुक में भी वैसे ही डायग्राम है, पर आप लोगों ने यहाँ नेगेटिव चार्ज दिखाना है बाजू में, ठीक है, इतना चेंज करना आपको। तो चलो आगे चलते हैं, जब इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा वो मेन है, वो देखते हैं, फिर से एक बार क्लियर हो जाएगा उसमें, एग्जांपल याद रखना, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और उनके अरेंजमेंट में है ना, यहाँ अप्रोक्सीमेटली 105 डिग्री का एंगल बनेगा इनके बीच में, ठीक है, देखना, और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट अप्रोक्सीमेटली रहता है 10⁻³ कूलम मीटर, कूलम मीटर, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या था, Q × ट्वाइस है, ये सेंटीमीटर नहीं है, C कैपिटल, कूलम मीटर, सेंटीमीटर में C स्मॉल रहता, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट मॉलिक्यूल का इतना रहता है अप्रॉक्स, और वाटर का अलग है, थोड़ा सा चेंज है, याद रखना 6.1 × 10⁻³ कूलम मीटर, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट यहाँ तो जीरो है तो लिखने की जरूरत नहीं, जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स उनका अप्रोक्सीमेटली इतना रहता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, P की वैल्यू ये 10⁻³ कूलम मीटर, और वाटर की सबसे ज्यादा है समझो 6.1 × 10⁻³ कूलम मीटर, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं,
अब देखो इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा वो देखते हैं। ठीक है, पहले इसका देख लेते हैं नॉन पोलर का। तो पोलर ये स्लैब है समझो, डाइलेक्ट्रिक स्लैब, नॉन पोलर मटेरियल का, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का डाइलेक्ट्रिक स्लैब। ठीक है, तो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज। ऐसे अभी यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई है इट इज इक्वल्स टू 0। बाहर से प्लेट जो लगाते हो वो नहीं लगाई है, ये समझ में आया? तो देखो सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज दैट इज प्रोटॉन कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ mass of negative charge that is electrons, so they will not behave like an electric dipole. Electric dipole moment is 0, पर कब? जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड कितनी है? 0। बट इसी स्लैब को अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, E is not equal to 0, तो यहाँ E की वैल्यू 0 थी, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया तो ये है पॉजिटिव और ये है नेगेटिव। देखो तो ये दिख रहा है, हाँ ठीक है। तो अब देखो फिर से सुनना, नॉन पोलर मॉलिक्यूल एग्जांपल N2H2O2, सेंटर ऑफ मास ऑफ द पॉजिटिव चार्ज दैट इज प्रोटॉन कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज दैट इज इलेक्ट्रॉन्स। तो एक साथ में कोइंसाइड है, जहां पॉजिटिव चार्ज का सेंटर है वहीं नेगेटिव चार्ज का भी सेंटर है, समझो सेंटर ऑफ मास, तो सेपरेशन नहीं है उनके बीच में, मींस इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज 0। इलेक्ट्रिक डायपोल कैसा रहता है? टू चार्ज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन नेचर, सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट डिस्टेंस। यहां डिस्टेंस ही नहीं है दोनों के बीच में, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कितना है? 0 इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया, पर अब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेंगे इसके, और ये नेगेटिव पॉजिटिव, तो फोर्स लगाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रेच होंगे। फिर से बोल रहा, सेपरेट नहीं होंगे, स्ट्रेच होंगे खाली। अब कितना ज्यादा स्ट्रेच होंगे? जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, ठीक है। और यहां पे नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये देखो ये मॉलिक्यूल ऐसे थे, अब स्ट्रेच होके ऐसे हो गए, मींस नाउ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज नॉट 0। तो जब आप उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो वो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करेंगे। समझ में आ रहा? देखो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया तो ये अरेंजमेंट थी, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट 0 था और ये इलेक्ट्रिक डायपोल की तरफ बिहेव नहीं कर रहे थे। पर जैसे ही अपन ने क्या लगाया? एक्सटर्नल फील्ड लगाया है, ये देखो एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई किया है अपन ने, नॉट इक्वल टू 0, तो मॉलिक्यूल स्ट्रेच हो गए। नेगेटिव चार्ज इसके पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हुए और पॉजिटिव चार्ज किसकी तरफ अट्रैक्ट हुए? नेगेटिव की तरफ, यानी सेपरेट नहीं हो गए, खाली उनको स्ट्रेच किया है। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे उतना ज्यादा पोलराइजेशन होगा, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ज्यादा पोलराइजेशन, यानी जितना स्ट्रॉन्ग फोर्स लगाएंगे उनको स्ट्रेच करने के लिए उतना ज्यादा वो सेपरेट होंगे, उतना ज्यादा उनका क्या क्रिएट होगा? पोलराइजेशन। पोलर पोल्स तैयार हो गए, पोलराइजेशन हो गया। इधर आ गया पॉजिटिव चार्ज, इधर आ गए सारे नेगेटिव चार्ज। देखो प्लेट, ये प्लेट है, ये तो प्लेट, नेगेटिव प्लेट की तरफ पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव प्लेट की तरफ नेगेटिव चार्ज। समझ में आया? अब देखो पोलर वाले में क्या होगा? ये डाइलेक्ट्रिक, पोलर डाइलेक्ट्रिक का स्लैब, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेपरेट है। सेंटर ऑफ मास ऑफ positive charge that is proton does not coincide with the center of mass of negative charge that is electron, so they will behave like an electric dipole, they are behaving like an electric dipole। जबकि ये इलेक्ट्रिक डायपोल की तरह बिहेव नहीं कर रहे थे, ये इलेक्ट्रिक डायपोल की तरह बिहेव करेंगे, बट इसमें सारे डायपोल रैंडम डायरेक्शन में है ड्यू टू थर्मल एजिटेशन, हीट की वजह से। ये चार ही मॉलिक्यूल बना रहे हैं, बहुत सारे रैंडम डायरेक्शन में। तो अभी अपन ने एक्सटर्नल फील्ड नहीं लगाया है, तो ऐसे अरेंजमेंट है। नेट रिजल्ट में इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? 0, और अपन ने कितनी लगाई है? 0। बट इनको जब फील्ड में रखेंगे, देखो ये रेडी प्लेट,
यहां लगा दिया समझो, वैसे लेते हैं पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ठीक है। और ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दिया हमने इसके अंदर, कौन सा, पोलर डाइलेक्ट्रिक स्लैब ये वाला ना। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया ये वाली डायरेक्शन में, पॉजिटिव टू नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लगा दिया, यानी नॉट इक्वल टू 0। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, 0। अब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे वो फोर्स अप्लाई करेंगे डाइपोल पे, और डाइपोल सारे के सारे अरेंज हो जाएंगे। कैसे अरेंज होंगे देखना, ये पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ और नेगेटिव पॉजिटिव प्लेट की तरफ, ये पहला। ये दूसरा, वो भी ऐसे ही अरेंज हो जाएंगे। ये तीसरा, वो भी ऐसे ही अरेंज होगा। और ये चौथा, सब अपने आप को अरेंज कर देंगे। तो जैसे यहां अरेंजमेंट हो गई वैसे यहां अरेंजमेंट हो गई, बस। तो फील्ड में रखने के बाद ये भी इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह बिहेव कर रहे हैं, ये भी इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह बिहेव कर रहे हैं। पर जब फील्ड नहीं लगाया है तो ये और ये याद रखना थोड़ा सा। If there is no external field applied, they will not behave like an electric dipole. If no external field is applied, polar molecule behave like an electric dipole, but they are oriented in random direction, so net field will be 0. But लगाने के बाद कैसे अरेंजमेंट, तो ये याद रखना, पोलर मॉलिक्यूल्स एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो कैसी अरेंजमेंट रहेगी वो देखो एक बार, ठीक है। देखो तो यहाँ भी पोलराइजेशन हुआ, पहले तो 0 ही था ना, नेट रिजल्ट नेट, तो यहाँ पे पोलराइजेशन, यहाँ पे भी पोलराइजेशन। तो दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड पोलराइजेशन। जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो नेगेटिव प्लेट की तरफ पॉजिटिव फेज तैयार हो गया और पॉजिटिव फेज की तरफ नेगेटिव। देखो ये सब नेगेटिव है और इधर सब पॉजिटिव, वैसे यहाँ है, इधर सब नेगेटिव लेफ्ट की तरफ और राइट की तरफ सब पॉजिटिव। तो दिस इज कॉल्ड पोलराइजेशन, दिस इज कॉल्ड पोलराइजेशन। पर दोनों के अलग अलग लिखा है, पोलराइजेशन ऑफ पोलर मॉलिक्यूल एंड पोलराइजेशन ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। तो दोनों भी डाइलेक्ट्रिक ही है, पर पोलर डाइलेक्ट्रिक एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल आर यूज्ड टू स्टोर द एनर्जी। और याद रखना अंदर भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो पोलर मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 नहीं रहेगी जैसे कंडक्टर के अंदर थी। तो वो थोड़ा याद रखना, देख लो थोड़ा। अब देखो आगे चलते हैं, इसी को रखते हैं एक बार सामने। अब देखो दोनों भी केस में जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, यहां नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कितना था, 0। क्यों 0 था, क्योंकि सेंटर कोइंसाइड हो रहे, सेपरेशन नहीं है। यहां सिंगल मॉलिक्यूल इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह बिहेव करेगा पर फिर भी नेट 0 है, ठीक है, दिख रहा है वहां से, ठीक है, फिर भी नेट 0 है। क्यों 0 है, क्योंकि थर्मल एजिटेशन की वजह से रैंडम ओरिएंटेशन है। तो जो पोलराइजेशन हुआ यहाँ पे या यहाँ पे, वो याद रखना दो चीजों पे डिपेंड करेगा। एक थर्मल एजिटेशन कितना है, यहाँ पे जितना ज्यादा थर्मल एजिटेशन होगा उतना अलाइन करने में प्रॉब्लम जाएगी, और जितनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे उतना ज्यादा अलाइनमेंट होगा। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और थर्मल एजिटेशन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो यहाँ हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, तो यहाँ पे भी नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बन गया और यहाँ पे भी नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बन गया, सेपरेट हो गए। इसको बोलते हैं पोलराइजेशन। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट नहीं है, ये P मतलब पोलराइजेशन है अभी फिलहाल, सिंबल सेम है पर क्या कर सकते हैं। पोलराइजेशन मतलब जो नेट मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो डेवलप हुआ पर यूनिट वॉल्यूम, ये पूरे वॉल्यूम में या ये पूरे वॉल्यूम में जो नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम जो डेवलप हुआ है, इट इज कॉल्ड पोलराइजेशन। इट इज कॉल्ड पोलराइजेशन। पोलराइजेशन इज डिफाइंड एज नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, यानी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, नेट लिख लो, नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट डेवलप पर यूनिट वॉल्यूम, डेवलप पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड पोलराइजेशन। ये याद रखना, दोनों भी केस के लिए सेम डेफिनेशन है। यहाँ पे भी पहले नेट 0 था, यहाँ पे भी नेट 0 है, रीजन अलग है। यहाँ इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह बिहेव ही नहीं कर रहे, जबकि यहाँ इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह बिहेव कर रहे, बट थर्मल एजिटेशन की वजह से रैंडम ओरिएंटेड है, ठीक है। तो फिर से देखना, पोलराइजेशन इज डिफाइंड एज नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट डेवलप
पर यूनिट वॉल्यूम, तो यहाँ और यहाँ इलेक्ट्रिक डायपोल की तरफ बिहेव करेंगे, तो नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो डेवलप हुआ है पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड पोलराइजेशन, ठीक है। सो दैट पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अभी बताया था जितनी ज्यादा इंटेंसिटी उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी उतना ज्यादा पोलराइजेशन, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ज्यादा पोलराइजेशन। प्रोपोर्शनल की साइन हटाएंगे, तो ये फॉर्मूला बनेगा, ठीक है, वेयर एक्स ई, एक्स नहीं साइन है, ठीक है, एक्स जैसे थोड़ा सा चेंज अलग निकाला, इट इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। ये क्या है? इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, तो वो इन दोनों पे डिपेंड नहीं करेगी। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, जो पोलराइजेशन कितना हुआ वो क्या पे डिपेंड करेगा, या तो ये है या ये है, पोलर है या नॉन पोलर है, या अलग अलग मटेरियल। तो Xe इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल, बट फॉर सेम मटेरियल ये कांस्टेंट रहेगा। तो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ज्यादा पोलराइजेशन, डायरेक्ट रिलेशन। ये है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, इन दोनों पे डिपेंड नहीं करेगा, बट ये क्या पे डिपेंड करेगा फिर? मटेरियल पे। डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हैव डिफरेंट इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, डिफरेंट इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, और बीच में वैक्यूम है, मतलब मॉलिक्यूल ही नहीं है, तो इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी फॉर वैक्यूम विल बी 0, ठीक है। तो ये याद रखना, बाकी अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग है। तो पोलराइजेशन का एक ये फॉर्मूला याद रखो डेफिनेशन के लिए। पोलराइजेशन इज डिफाइंड एज नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, जो यहाँ या यहाँ प्रोड्यूस हुआ है पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट डेवलप पर यूनिट वॉल्यूम। एंड सेकंड याद रखो कि दैट पोलराइजेशन P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये याद रखो, ये पोलराइजेशन है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट नहीं है, P से ही डिनोट कर रहे हैं इसको भी। पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, जो अप्लाई करेंगे, जितनी स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे उतना ज्यादा पोलराइजेशन। कांस्टेंट डाला है ये इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, ये इन दोनों पे डिपेंड नहीं करेगा, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक, यानी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा ये। एंड फॉर वैक्यूम दैट इज 0। तो ये थोड़ा सा देखो, तो याद रखो वैक्यूम के लिए 0। अब देखो इसका लास्ट कवर कर ही लेते हैं, फिर आगे चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो मिलेगी, पर ये थोड़ा सा देख लो। क्या हुआ है दोनों केस में? पोलराइजेशन, ठीक है। हाँ, तो ये डायग्राम बिना रहते हैं पर, और ये डायग्राम बिना रहते हैं। अब देखो दोनों भी सेम है, दोनों भी सेम है, सिर्फ फर्क इतना है यहाँ मॉलिक्यूल ऐसे अरेंज किए या ऐसे भी कर सकते थे जैसे इसके किए, ठीक है। तो अब देखो इन दोनों की इक्विवेलेंट डायग्राम ऐसे बना सकते हैं आप। ये आपकी मेटल प्लेट दोनों के लिए, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये अपना डाइलेक्ट्रिक स्लैब। नेगेटिव की तरफ देखो क्या है? पॉजिटिव, देखो क्या है? पॉजिटिव, तो इधर पॉजिटिव तैयार हुआ है, और नेगेटिव देखो किसकी तरफ है? पॉजिटिव प्लेट की तरफ, तो इधर नेगेटिव तैयार हुआ है। तो सपोज अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज E, E इज द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, जो यहां पे रखा है ये, ठीक है ना। ये भी अब डायपोल बन गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रहती है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये है अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अपन ने अप्लाई की है वो समझो E है ये, और ये उसकी डायरेक्शन है। अब यहां पॉजिटिव यहां नेगेटिव, अंदर भी इलेक्ट्रिक डायपोल तैयार हुए, उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में रहेगी। सपोज दैट इज E0, देखो एक बार समझ में आया क्या? ठीक है ना, तो ये अपन ने अप्लाई की है, ये अंदर डेवलप हुई है। सो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E डैश विल बी इक्वल टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस E0। तो ये याद रखो,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाई की है उसके अपोज में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुई है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टेंट है वो रिड्यूस हुई, माइनस हुआ ना ये और ये। जितनी ज्यादा ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे उतना ज्यादा अलाइनमेंट होगा, ये पहले ही बताया यहाँ पे या यहाँ पे, ठीक है। स्ट्रॉन्गर द इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड मोर विल बी द पोलराइजेशन। तो ये डायग्राम, ये और ये दोनों की इक्विवेलेंट ये डायग्राम बना लिया। तो पूरे स्लैब में राइट हैंड साइड में क्या डेवलप हो गया पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड में क्या डेवलप हो गया नेगेटिव। अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार हुई। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E डैश will be equal to E अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस यहां अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुई है इलेक्ट्रिक डायपोल में या अपन बोल सकते हैं डाइलेक्ट्रिक में, वो ये माइनस। तो ये थोड़ा सा याद है। तो यहाँ पे अपना डायपोल खत्म हो गया, इसके बाद डाइलेक्ट्रिक्स हो गया, इसके बाद अपन कैपेसिटर लेंगे, उसमें भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ही ऐड करेंगे, वो देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर।